नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। एक वक्त था जब पटना समेत पूरे बिहार में सिया वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर अवैध कब्जा था, लेकिन आज एक वक्त ऐसा है जहां पर सिया वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए युद्ध स्तर पर कहें तो अभियान चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार राज्य सिया बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आज़ाद हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल का लगभग समय पूरा कर लिया है। 4 साल से सिया वक्फ बोर्ड में बतौर अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं और इनके कार्यकाल में जो काम हुआ है ना, वो 50 सालों में भी नहीं किया गया। आखिर ये कैसे काम करते हैं, कैसे ये लगातार इस तरीके की मुहिम चला रहे हैं जिससे कि वक्फ की जो संपत्ति है वो अतिक्रमणकारियों से मुक्त हो रही है। सर, सबसे पहले न्यूज़ 4 नेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बीते 4 सालों में जिस तरीके का काम किया है, पटना के पॉश इलाकों में जिस तरीके का अतिक्रमण था, वो सिया वक्फ बोर्ड की ज़मीनें थी, उसको भी आपने मुक्त करवाया, और इसके बाद इंटीरियर इलाकों में कई ऐसी ज़मीनें थी, उसको भी मुक्त करवाया। तो ये कैसे आपने किया, ये सबसे पहले बताइए। देखिए, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, और संजोग से ये ऐसा हुआ, इत्तेफाक ऐसा रहा कि 14 में एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और बोर्ड को 2 बड़ी ताकत मिली। एक तो क्रिमिनल केसेस करने का प्रावधान 52A जो वक्फ एक्ट में है, वो एक ऐसा एक्ट में प्रोविज़न किया गया कि कोई भी वक्फ की ज़मीन को पूरे हिंदुस्तान में खरीदेगा, बेचेगा या अतिक्रमण करेगा तो उस पर 52A में FIR किया जा सकता है, और उसमें वो नॉन बेलेबल सेक्शन है। और दूसरा, बिहार सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ यहाँ बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया, जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उस हिसाब से बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल बना, और केसेज का निष्पादन लगातार होता रहा। उसकी वजह यह हुई कि जो वक्फ एक्ट में जो प्रोविज़न है ये स्पेशल एक्ट है और स्पेशल इसका कोर्ट है, तो पार्टिकुलर वक्फ की ज़मीन के लिए ही ये कोर्ट बना हुआ है और सारा पावर इसको है। तो लगातार हम लोगों ने 52A के अंदर FIR भी किया। जिन लोगों को नहीं समझ में आई बात, नोटिस करने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद, जांच कराने के बाद अंत में हम लोगों को FIR भी करना पड़ा। कोई ज़मीनें अगर ख़रीद बिक्री की गई हैं तो उसके 52 में हम लोगों ने DM जिला अधिकारी को लगातार लिखा। DM ने, जिला दंडाधिकारी ने, क्योंकि रजिस्ट्रार भी वही होते हैं, उन्होंने नोटिस कर करके उस ज़मीन की उनको मैंने जो रजिस्ट्री हुई है उसको कैंसिल किया। अतिक्रमण है तो बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल में केस फाइल हुआ, और जो वक्फ एक्ट में जो अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया को हम लोगों ने अपनाया। अपनाने के बाद जब सारी चीज़ें पाइपलाइन में एक पर एक का ऑर्डर आता रहा और लगातार फोर्स मजिस्ट्रेट बहाल कर करके ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण मुक्त कराना ये बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। देखिए, वक्फ लीज रूल के हिसाब से वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे उस पर एजुकेशन सेंटर बनेंगे, रोज़गार सृजन होगा, रिहायशी घर होगा, इन सारी चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी को जब हमको बताने का मौका मिला तो सारी चीज़ों को बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए वक्फ विकास योजना बना करके 100 करोड़ रुपया दिया कि भाई वक्फ की ज़मीन जो अतिक्रमण मुक्त हो रही है उस पर मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बने, उस पर स्कूल बने, उस पर छात्रावास बने, उस पर हॉस्टल बने, उस पर दुकानें बने। इस तरह की वक्फ विकास योजना में प्रावधान। उसी के तहत जब आप बेली रोड में जब जाएंगे तो हाईकोर्ट मज़ार है, ये आपको समझिए हाईकोर्ट के बगल में एक बड़ी बिल्डिंग का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है। राजा बाज़ार जब जाएंगे तो वहाँ मज़ार गली है, उसमें एक बड़ी बिल्डिंग का उद्घाटन, मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग का। जब अशोक राजपथ पर जाएंगे तो 50 करोड़ रुपये की लागत से वहाँ अंजुमन इस्लामिया हॉल बन रहा है। आप उसके आगे बढ़ेंगे तो मदरसा शमसुल हुदा है, उसके पीछे एक हॉस्टल बन रहा है। आप आगे बढ़ेंगे तो आलमगंज थाने के ठीक सामने 11 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दिया। तो ये कहने का मतलब कि वक्फ की प्रॉपर्टी अगर हम कानूनी तौर तरीके से उसको छुड़ा भी लेते हैं और मेरे पास फंड नहीं रहता है तो फिर उस प्रॉपर्टी का हम रख रखाव नहीं कर सकते। मैं फंड पे आऊँगा। दरअसल एक वक्त था जब कहा जाता था कि जो वक्फ की ज़मीनें हैं कब्ज़ा हो गई तो हो गई, उसे लेने वाला कोई नहीं था। आप सुर्खियों में तब आए थे जब फजल इमाम कॉम्प्लेक्स को आपने मुक्त करवाया था, और आज का वक्त है कि वक्फ की जो खुद का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो रेवेन्यू बढ़ने के हिसाब से आपने विकास के क्या काम किए हैं? देखिए, सबसे बड़ा मामला यह है कि जो रेवेन्यू बढ़ा उसके हम लोगों के पास मापदंड पहले से गाइडलाइन है, भारत सरकार की भी गाइडलाइन है और वफनामे में भी गाइडलाइन है। हम लोग उस मामले को लेकर के सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, जो पटना के बड़े स्कूल हैं, इन्फेंट जेसस में पढ़ा रहे हैं।
सैकड़ों बच्ची को 25,000 रुपया शादी में मदद कर रहे हैं, इस शर्त के साथ कि सरकार के किसी दूसरे फंड से आप मदद नहीं लेंगे। क्यों? और तीसरी बात है कि यहाँ पे ठीक है, आप गिनती गिना रहे हैं, अमूमन होता है कि लोग हैं या राजनेता हैं या कोई वो गिनती गिना देते हैं ये अपनी योजनाओं का, लेकिन अगर कोई गरीब मुस्लिम है उसे इस योजना के लाभ लेना है तो कैसे उस तक पहुँचेगा, ये बताइए आप। देखिए, सबसे बड़ा मामला है कि कोई भी आवेदन स्वतंत्र होकर के हमको देता है, ऑनलाइन भी आवेदन देता है और हार्ड कॉपी भी देता है। उसकी अपने एक्चुअली होता है कि सरकारी प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है। हम लोग अपने हमारे यहाँ इंस्पेक्टर होते हैं, निरीक्षक होते हैं, उनसे कम समय में 1 सप्ताह के अंदर उस आवेदन की जांच करा लेते हैं कि जिनको हम लोग पैसा दे रहे हैं क्या वो गरीबी रेखा के नीचे है या नहीं है। उनके लिए 2 उनको विटनेस दे देते हैं और उनके पास उनके बैंक अकाउंट में उनको हम लोग पैसा देते हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है कि कहीं किसी तरह की कोई उसमें चूक ना हो जाए, क्योंकि पैसे जो हैं जिस मकसद के तहत आप देना है उस मकसद उस पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो, तो जाहिर सी बात है कि किसी बच्ची की शादी होगी उसके अकाउंट में जाएगा तो बेहतर इस्तेमाल होगा। तो उसके जो कार्ड होते हैं, जो आमंत्रण कार्ड दिए जाते हैं, और शादी में जो कार्ड छपते हैं उसकी भी हम लोग जांच कराते हैं, जहाँ शादी होती है उसकी भी जांच कराते हैं। तो इसमें एक्चुअली डायरेक्ट हम बोर्ड में जो निरीक्षक होते हैं वो कम समय में उसी वक्त हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, डिप्यूट कर देते हैं, उस वक्त तुरंत जांच हो जाता है और 1 सप्ताह के अंदर उनको पेमेंट हो जाता है। मान लीजिए एक मुस्लिम परिवार है जो बेहद गरीब है, उसे बच्चों की पढ़ाने के लिए रुपये नहीं है, वो किस तरीके से आप उस तक मदद पहुंचाएगा? अगर आपको ये बात मालूम पड़ती है कि ये बच्चा है, पढ़ने में तेज़ है, लेकिन पैसे नहीं है उसको पढ़ने के लिए, तो आप उस तक कैसे पहुंचते हैं आप? देखिए, जो सरकार के मानक हैं कि आप सिर्फ मौखिक ही एक बात को कह देंगे तो नहीं होगा। सपोज डेट कि जब वो पैसे उसके पास नहीं है तो जाहिर स्वाभाविक बात है कि बीपीएल सूची में है। कोई उसको अचानक कोई प्रॉब्लम होता है, अगर बीपीएल सूची में नहीं भी है, अगर उसके घर भी पटना में है लेकिन कोई इनकम का जरिया नहीं है, इनकम का स्रोत नहीं है, तो हम लोगों के पास कुछ ऐसे फंड होते हैं जो हम लोग डायरेक्शन दे देते हैं, उसको बोर्ड में ले आते हैं और उस बच्चे को गोद ले लेते हैं और उसके जो भी खर्चे होते हैं वो बोर्ड उठाता है। इसमें किसी तरह का ऐसा कोई मामला नहीं है। बोर्ड एटोनोमस बॉडी है। जांच के क्रम में पाया जाएगा कि आपको देना आवश्यक है तो हम लोग देंगे। इसके लिए किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड का पैसा होता है। बोर्ड अपना इनकम जनरेट करती है और उसको फ्रीडम है कि अपने पैसे को जांचो उपरांत सरकार के जो मापदंड हैं उस पर दिया जा सके। लेकिन ये शर्त है कि उनसे एक शपथ पत्र लेते हैं कि आप 2 सरकारी जगह से पैसा नहीं ले सकते हैं, चाहे अल्पसंख्यक वित्त निगम से लोन लेना हो, चाहे वह बोर्ड से लेना हो, शादी के लिए सरकार की कन्या योजना से लेना हो, चाहे बिहार स्टेट शिया बोर्ड से, एक ही जगह से आप ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कंडीशनल उनसे एक शपथ पत्र ले लेते हैं कि अगर गलतियां पाई गई तो आप पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। चलिए, आप अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं और नेक्स्ट टर्म भी आपको दिया जा रहा है, तो अब आगे का प्लान क्या है बोर्ड को लेकर? क्या कुछ काम जो है वो बच गया है जो करना है? और जैसे कि देखा जाता है रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है, तो उस तरीके से लोगों को भी मदद भी बढ़नी चाहिए, अब बढ़ेगी ही। देखिए मामला यह है कि बोर्ड के पास काफ़ी ज़मीनें हैं, सरकार ने उसके लिए सर्वे करने का आदेश दे दिया है। स्वाभाविक है कि इतनी संभावनाएं हैं कि जितनी स्लम बस्तियां हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से बसाया जा सकता है। मैक्सिमम बेरोज़गार जो हैं, जो जिनको दुकान की ज़रूरत है, जिनको वर्कशॉप की ज़रूरत है, उनको दिया जा सकता है। स्कूल के लिए अभी आपने देखा होगा पेपर में कि सरकार लगातार हम लोगों से कह रही है, हम लोगों ने 13 जिला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 5-5 एकड़ ज़मीन दे दिया है। तो ज़मीन का सदुपयोग स्वाभाविक है कि जो उस नवोदय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ेंगे, जो रिहायशी घर जिनको 5-5 धुर ज़मीन दिया जाएगा, या जो दुकानें छोटी छोटी सी दुकानें जो बन रही है, जो वर्कशॉप हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये जितनी ज़मीनें हैं इसका जिन्होंने दान किया था उनका भी ये उद्देश्य था कि समाज के जो निचले पावदान पे लोग हैं, चाहे उनको यतीम कह लीजिए, मिस्कीन कह लीजिए, उन सारे लोगों को मदद करना है। और इसी के लिए बोर्ड भी बना था और इसी के लिए प्रॉपर्टी लोगों ने वक्फ भी किया था। तो सरकार भी यही कहती है, बोर्ड भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है। तो स्वाभाविक है कि इस पे एक बड़ा सरकार के बाद अगर समाज में निचले पावदान पे जो लोग हैं उनकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वह बोर्ड कर सकता है, और करने के लिए लगातार ये कोशिश भी कर रहा है। हम लोगों ने एक और रास्ता निकाला। हमारे समाज में जो
नमाज़ पढ़ाते हैं, जिनको इमाम बोलते हैं, जो अजान देते हैं, जिनको मौजिन कहते हैं। स्वाभाविक है कि वो मैं इस्लामी जानकारी है, लेकिन बहुत जगह वो नौकरी नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम लोगों ने वजीफ़ा देना चालू कर दिया। तो स्वाभाविक है कि समाज में जो निचले पौदान के लोग हैं वो अगर मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे तो समाज के विकास को अधूरा माना जाएगा, और इस पे लगातार सरकार भी काम कर रही है, हम लोग भी काम कर रहे हैं। और जानना चाहते हैं कि मदरसे में जो पढ़ाई होती है, मॉडर्न मदरसा भी कोई बनाने की योजना है क्या आप लोग के पास? कोई स्कूल ऐसा बने जो कि सीबीएसई बोर्ड से मेल खाए, एजुकेशन के मामले में कंप्यूटर हो वहाँ पे, इस तरीके की? देखिए, हम बताते हैं कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड 1982 में बना, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। लगातार इधर तब्दीलियाँ हुई हैं, सिलेबस में भी तब्दीलियाँ हुई हैं। आपके बोर्ड की तरफ से कोई सहयोग मिलता है कोई स्कूल? जैसे आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम गरीबों को मदद करते हैं, तो क्या आप किसी का एडमिशन ही करवा देते हैं, ये कह रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा मामला है कि हम लोग जो सरकारी पैसे हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। आसानी से दे रहे हैं। जब मदरसे की आपने बात किया तो नई टेक्नोलॉजी से मदरसा रजिस्ट्रेशन नंबर 1 बिहार में, रजिस्ट्रेशन नंबर 1, इसका मतलब कि उससे पुराना मदरसा पूरे बिहार में नहीं, 1905 का मदरसा सुलमानिया नवाब बहादुर रोड, पटना सिटी, उसमें बच्चे रह भी रहे हैं, उनको हम लोग खाने पीने रहने का इंतज़ाम भी करा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि आपके पास, हम आपके माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि जो सोसाइटी में जो अंजुमनें हैं, ट्रस्ट हैं या एनजीओ हैं, तो इस तरह के सवाल लगातार, इस तरह के जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है, हम लोगों के पास लाएं और उसमें जांचों उपरांत जो मदद हो सकती है हम लोग पूरी तरीके से खुल करके मदद करने के लिए तैयार हैं। चलिए, ये थे बिहार राज्य सिया बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आज़ाद, जिनका कार्यकाल पहले टर्म का ख़त्म हो रहा है और अगला टर्म जो है इन्हें ही दिया जा रहा है, और इन्होंने हमसे लंबी गुफ्तगू की और बताया कि आगे वो क्या करने वाले हैं बोर्ड के लिए। फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।